नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से। हम बात कर रहे थे भाषा के कौशलों के विषय में और आज भाषाई कौशलों के अंतिम चरण की हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं लेखन कौशल। लेखन कौशल बालक की अभिव्यक्ति दक्षता के लिए, बालक की अभिव्यक्ति क्षमता के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है। जैसा कि हमने भाषा का परिचय जब हमने अध्ययन किया था, तो भाषा के परिचय के अध्ययन की प्रक्रिया में एक बात समझी थी कि जो लिखित अभिव्यक्ति है वह मौखिक अभिव्यक्ति से किस प्रकार भिन्न है। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण तत्व है वह यह कि लिखित अभिव्यक्ति में जो विचारों की अभिव्यक्ति है उसे चिरकाल तक संरक्षित रखा जा सकता है, मूल रूप में रखा जा सकता है। और सबसे जरूरी, वैचारिक जो विषय वस्तु होती है उस वैचारिक विषय वस्तु की अभिव्यक्ति में मौखिक अभिव्यक्ति की तुलना में लिखित अभिव्यक्ति अधिक प्रभावी होती है। तो लेखन कौशल बालक की उस लिखित अभिव्यक्ति क्षमता के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लेखन बालक की जो व्यक्तित्व क्षमता है, बालक की अभिव्यक्ति क्षमता जो है, उन्हें और मांझता है, उन्हें और परिष्कृत करता है। साथ ही यह जो लिखित अभिव्यक्ति है, लेखन कौशल है, ये विशेष रूप से ऐसे बालकों के लिए अधिक उपयोगी है जो बालक मौखिक अभिव्यक्ति में सहज नहीं होते। भले ही वह शंका के कारण हो या संभव है कभी कभी स्वर तंत्र के किसी विकार के कारण बालक मौखिक अभिव्यक्ति में झिझकता है, भयभीत होता है या स्वयं को असहज अनुभव करता है। तो ऐसे बालकों के मनोभावों को प्रकट करने के लिए भी लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। जब बालक अपने विचारों को, अपनी बातों को बोलकर प्रकट नहीं कर सकता, उन्हीं बातों को, उन्हीं विचारों को यदि लिखकर प्रकट करना उसके लिए अत्यंत सरल हो जाता है। तो ऐसे बालकों के लिए भी लिखित अभिव्यक्ति, लेखन कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम बात करते हैं लेखन कौशल के बारे में। लेखन कौशल क्या है, लेखन किस किस प्रकार का होता है, लेखन कौशल किस प्रकार से विकसित किया जाए, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, साथ ही लेखन उच्चारण से किस प्रकार प्रभावित रहता है। जैसा हमने आरंभ में बात की थी कि जैसा हम सुनते हैं वैसा ही बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम पढ़ते हैं, और जैसा हम पढ़ते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। अर्थात चारों कौशल कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आश्रित है। यदि बालक का उच्चारण शुद्ध है तो बालक का लेखन भी शुद्ध ही होगा, इसकी संभावनाएं बहुत अधिक रहती है। लेखन जो विशेष रूप से व्याकरणिक दशाओं और उसमें भी विशेष रूप से वर्तनी के संदर्भ में जब बात करें तो वहां उच्चारण का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। तो यदि बालक का उच्चारण शुद्ध है तो वर्तनीगत अशुद्धियां होने की संभावनाएं अत्यंत न्यून हो जाती है। और क्योंकि यह कौशल उन वर्तनीगत अशुद्धियों को रोकता है, इसलिए इसे वर्तनी कौशल भी कहा जाता है। तो लेखन में जितनी शुद्धता, बालक की अभिव्यक्ति स्वतः उतनी अधिक प्रभावी होगी। तो ये उच्चारण जो है, यह इस वर्तनी को, लेखन को किस प्रकार प्रभावित करता है उसकी भी बात करेंगे, और लेखन से जुड़ी हुई अन्य प्रक्रियाओं की। तो आइए बात शुरू करते हैं लेखन कौशल की। लेखन कौशल जो लिखना क्रिया से संबंध रखता है। जैसा हमने आरंभ में बात की थी, वास्तव में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों ही क्रियाएं हैं, और इन चारों ही क्रियाओं में दक्ष होना, इन चारों ही क्रियाओं में कुशलता अर्जित करना ही कौशल है। तो अगर हम सुनने की क्रिया में दक्षता अर्जित कर लेंगे तो वह श्रवण कौशल है, बोलने की क्रिया में दक्षता अर्जित करते हैं तो वह उच्चारण कौशल है, पढ़ने की प्रक्रिया में दक्षता अर्जित करना पठन कौशल है, ठीक उसी प्रकार लिखने की क्रिया में दक्षता अर्जित करना लेखन कौशल है। तो बात शुरू करते हैं हम लेखन कौशल की। तो लेखन कौशल, इसे
वर्तनी कौशल भी कहा जाता है। ये बात भी हमने अभी की। वर्तनी कौशल क्यों? क्योंकि लेखन में विशेषकर जो वर्तनीगत अशुद्धियां होती है, उन वर्तनीगत अशुद्धियों को दूर करने के लिए लेखन में बालक को कुशल करना आवश्यक है। तो यहाँ वर्तनीगत अशुद्धियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसे वर्तनी कौशल भी कहा जाता है। लेखन आत्म अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। आत्म अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन किस संदर्भ में? दो संदर्भों में, जो हमने अभी परिचय में जब बात की। पहला कि एक तो इस प्रकार का जो विचार अभिव्यक्ति है, ये एक तो अभिव्यक्ति स्थायी होती है, चिरकाल तक रहेगी। तो एक तो हो जाएगी स्थायी अभिव्यक्ति, साथ ही जो वैचारिक विषय है जिनमें व्यक्ति को बहुत अधिक चिंतन की आवश्यकता हो, उन वैचारिक विषयों में भी यह लाभकारी है। वैचारिक जिसे हम विचार प्रधान विषय जिसे हम कहें। और साथ ही साथ लेखन कौशल उन बालकों के लिए भी उपयोगी है जो बालक मौखिक अभिव्यक्ति में सहज नहीं होते। मौखिक अभिव्यक्ति में असहज बालकों के लिए इन तीन दशाओं में लिखित अभिव्यक्ति की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी दशाएं हैं जहां लिखित अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, परंतु विशेष रूप से बात करें तो इन तीन दशाओं में लिखित अभिव्यक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण। पहला, अपने विचारों को स्थायी रखने के लिए, अभिव्यक्ति को, भावों को स्थायित्व देने के लिए, क्योंकि लिखित जो प्रक्रिया वह चिरकाल तक संरक्षित रहती है। दूसरा, जो विचार प्रधान विषय है, जिन विषयों को आत्मसात करने के लिए व्यक्ति को बहुत अधिक चिंतन करने की आवश्यकता हो, तो वहां क्योंकि लिखित विषय वस्तु को बार बार पढ़कर उसे समझना और आत्मसात करना सरल होता है सुनकर आत्मसात करने की तुलना में। तो उन विषयों में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और साथ ही वे बालक जो अपने विचारों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त करने में असहज रहते हैं, उसका कारण कुछ भी हो, भले ही वह सामाजिक रूप से इतना खुला हुआ नहीं हो, या बालक के स्वर तंत्र में कोई विकार हो जिससे वह बोलने में भयभीत होता हो, या कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनकी विचार क्षमता बहुत अद्भुत होती है लेकिन मौखिक अभिव्यक्ति में वे हिचकिचाते हैं, थोड़े शर्मीले स्वभाव के, संकोची प्रवृत्ति के होते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए यह लिखित अभिव्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण। जैसे कक्षा में हम देखते हैं कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनसे जब हम मौखिक प्रश्न जब करते हैं तब वे प्रायः उत्तर नहीं दे पाते, लेकिन लिखित परीक्षाओं में उन विद्यार्थियों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहता है। तो ये वही बालक हैं जो मौखिक अभिव्यक्ति में स्वयं को असहज अनुभव करते हैं। उन बालकों के लिए भी ये लिखित प्रक्रिया अत्यंत सहायक होती है। फिर लेखन से बालक अपने विचारों को सरलता से प्रकट कर पाता है। साथ ही वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से बचने के लिए भी लेखन कौशल का होना आवश्यक है। विचार अभिव्यक्ति के लिए जो दक्षताएं होनी चाहिए, विचारों का प्रवाह, भाषा का ज्ञान, वाक्य शुद्धि, व्याकरण का ज्ञान, ये सब प्रक्रियाएं हैं, पर इनके साथ साथ वर्तनीगत शुद्धता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि यह लेखन कौशल इस वर्तनीगत अशुद्धि से बचाता है, इसलिए इसे हम वर्तनी कौशल भी कहते हैं। और साथ ही देखिए एक और महत्वपूर्ण कथन जिसकी हमने पहले भी बात की, यह जो लेखन कौशल है यह बालक की उच्चारण क्षमता पर निर्भर करता है। यदि हमारा उच्चारण शुद्ध है तो लेखन में भी शुद्धता, विशेषकर वर्तनीगत शुद्धता बहुत अधिक रहेगी। और उच्चारण में भी हम जानते हैं उच्चारण कैसा होना चाहिए, शुद्ध, स्पष्ट, रागात्मक होना चाहिए। यदि उच्चारण शुद्ध है, स्पष्ट है, रागात्मक है, व्याकरणिक तथ्यों का, क्रमबद्धता का उसमें ध्यान रखा गया है, तो वही गुण, वे ही
क्षमताएं, वे ही विशेषताएं बालक की लिखित अभिव्यक्ति में स्वतः होंगी। सामान्य रूप से लेखन कौशल का विकास करने के लिए गृह कार्य, कक्षा कार्य, सुलेख, कहानी लेखन अर्थात लेखन से संबंधित जितनी प्रक्रियाएं हैं, उन लेखन संबंधी प्रक्रियाओं की सहायता से ही बालक में लेखन कौशल का विकास किया जाता है। अर्थात लेखन का अधिकतम अभ्यास बालक को लेखन में दक्ष बनाता है। और सबसे जरूरी चीज, अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है, ये परीक्षा में पूर्व में इसका प्रश्न किया भी गया है कि लेखन भी एक प्रकार का वार्तालाप है। किस संदर्भ में, जैसे समझिए, जब हम मौखिक प्रक्रिया की बात करते हैं, उच्चारण की बात करते हैं, तब क्या होता है? वक्ता बोल रहा है, श्रोता उसे सुन रहे हैं और आत्मसात कर रहे हैं। वही दशा जब लिखित रूप में हो तो लेखक लिख रहा है, पाठक उसे पढ़कर आत्मसात कर रहा है। तो जिस प्रकार उच्चारण की जो प्रक्रिया है, मौखिक अभिव्यक्ति एक प्रकार का वार्तालाप है, उसी प्रकार लेखन प्रक्रिया भी समान प्रक्रिया है। विचार अभिव्यक्ति की प्रक्रिया है, अभिव्यक्ति कौशल है, अंतर केवल उसमें प्रयुक्त होने वाले साधनों का है। मौखिक अभिव्यक्ति में जो साधन है अभिव्यक्ति का, वह ध्वनि है, शब्द है। यहां भी शब्द हैं, लेकिन ध्वनि के स्थान पर यहां वर्ण आ जाते हैं। तो लेखन और उच्चारण दोनों ही एक प्रकार के, दोनों क्या है? वार्तालाप है। इस बात का विषय वार्तालाप के संदर्भ में अपने विचारों को अभिव्यक्त करना और पाठकों के विचारों को पढ़ना, समझना। तो यह भी एक प्रकार का वार्तालाप, इसके संदर्भ प्रश्न पूर्व में किया गया, ध्यान है। अब लिखना जो करते हैं हम, लेखन की जो प्रक्रिया है, तो यह लेखन 3 प्रकार का होता है। कक्षा में जब हम लेखन का अभ्यास करवाते हैं बालक को, तो लेखन की मूल 3 श्रेणियां हैं। लेखन तीन प्रकार से होता है। ठीक है, सबसे पहला जो बालक की सुंदर लिखावट के लिए काम करता है, उसे कहा जाता है सुलेख। उसके बाद बालक के लेखन अभ्यास को बढ़ाने के लिए, लेखन अभ्यास के लिए करवाया जाता है, उसे कहा जाता है अनुलेख। और फिर इस लेखन में उसे दक्ष बनाने के लिए जो अभ्यास काम में लिया जाता है, उसे कहा जाता है श्रुतलेख। ये 3 प्रक्रियाएं हैं, सुलेख, अनुलेख और श्रुतलेख। ये लेखन की 3 प्रक्रियाएं हैं। लेखन के 3 प्रकार कहा जा सकता है, लेखन के 3 तरीके हैं। सुलेख, इसका मूल उद्देश्य है बालक में एक तो वर्तनीगत शुद्धता, और उसमें भी अधिक महत्वपूर्ण है बालक की लिखावट को सुंदर बनाना। ठीक। अनुलेख, यह वास्तव में लेखन का अभ्यास है, या वास्तव में अनुलेख ही लेखन सीखने की प्रक्रिया है। और श्रुतलेख, ये लेखन में दक्षता अर्जित करने का अभ्यास है। अब इन तीनों प्रक्रियाओं को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सुलेख की। सुलेख, जिसका शाब्दिक अर्थ ही है सुंदर लेख। तो सुलेख का जो अभ्यास करवाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सुलेख का? कि बालक की लिखावट सुंदर हो। सुलेख का उद्देश्य बालक की
लिखावट को सुंदर बनाना। ठीक, ये काम है सुलेख का। अब सुलेख जो लिखवाया जाता है, कहते हैं इसके लिए जो अभ्यास पुस्तिकाएं जो होती है हमारे पास, हम जो कॉपी जो काम में लेते हैं, वास्तव में जो कॉपी है यह इस सुलेख की अवधारणा पर ही निर्मित है। सामान्य जितनी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, इन अभ्यास पुस्तिकाओं की रचना सुलेख की अवधारणा पर ही की जाती है। जो कॉपी है हमारी, इसका निर्माण भी सुलेख की अवधारणा पर ही होता है। सुलेख के लिए जो अभ्यास पुस्तिका बनाई जाती है, उसका साधारण नियम है कि सबसे पहले प्रत्येक पृष्ठ में बाईं ओर हाशिया छोड़ना चाहिए। हाशिया का मतलब होता है एक तरफ का स्थान, उसे कहा जाता है हाशिया। तो देखिए, लिखते समय बाईं ओर हाशिया छोड़ना चाहिए। जैसे हम देखते हैं अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं में, जैसे ये एक इसका नमूना देख सकते हैं आप, यहां बाईं तरफ का ये जो स्थान होता है, इस स्थान को कहा जाता है हाशिया। तो यह होना चाहिए। हाशिए जितना ही स्थान, ये जो पूरी पट्टी है, इतना ही स्थान पृष्ठ के ऊपर, तो ये जगह आप देख सकते हैं। देखिए, यह जो भाग है इस तरफ का, ये इतना पूरा जिसे हमने हरे रंग से संकेत किया है, यह तो है हाशिया। जितना हाशिया छोड़ा गया है, ठीक उतना ही स्थान पृष्ठ के ऊपर होना चाहिए। अर्थात यह स्थान और यह स्थान ये बराबर होंगे, और इसका ठीक आधा स्थान पृष्ठ के नीचे होना चाहिए। अर्थात यह जो नीचे की पंक्ति है, इसलिए आप देखते हैं सामान्यतः नीचे की तरफ जो पंक्ति होती है, ये इन पंक्तियों की तुलना में कुछ अधिक चौड़ी होती है। तो यह सुलेख की अभ्यास पुस्तिका रचना का नियम है, और इसी नियम पर हमारी अभ्यास पुस्तिकाएं निर्मित होती है। तो देखिए, लिखते समय बाईं ओर हाशिया छोड़ना चाहिए, उतना ही स्थान पृष्ठ के ऊपर छोड़ना चाहिए, तथा इसका आधा पृष्ठ के नीचे छोड़ना चाहिए। ठीक, और इसी आधार पर हमारी अभ्यास पुस्तिकाएं निर्मित होती है। साथ ही सुंदर लिखावट के लिए जहां तक संभव हो, पेंसिल या स्याही के पेन का उपयोग करना चाहिए। अब यहां इस सुलेख की प्रक्रिया में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं कि जब हम बालक को सुलेख का अभ्यास करवाते हैं, तो सुंदर लिखावट के साथ साथ हम वर्तनीगत शुद्धता का भी ध्यान रखते हैं। ठीक, तो अब इस वर्तनीगत अशुद्धियों को दूर कैसे करेंगे? जिस बालक ने सुलेख जो लिखा है उसमें कोई अशुद्धि है, तो उसे ठीक कैसे करवाएं? तो उसकी जो सामान्य प्रक्रिया उसे समझिए। सबसे पहली बात तो ये कि हमें उसकी अशुद्धियों की पहचान बालक से ही करवानी है। बालक ने जो शब्द अशुद्ध लिखा है, मान लीजिए, हमें उस शब्द को रेखांकित करना है, उस शब्द को चिन्हित करना है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अशुद्धि संशोधन कैसे करना है हमें इसमें? अशुद्धि संशोधन में सबसे पहले तो बालक ने जो अशुद्धि की है, उस अशुद्धि को चिन्हित करना। आप उसे रेखांकित कर सकते हैं, अंडरलाइन कर दिया, उसकी पहचान की। अब बालक को यह नहीं कहना कि यह शब्द तूने अशुद्ध लिखा है। उस अशुद्ध शब्द का शुद्ध रूप हाशिए में लिखना।
अब उसका शुद्ध रूप लिखा हमने, और लिखने के बाद बालक से उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करवाना। बालक से कहें कि इन दोनों में तुलना करके बताओ कौन सा या इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है। तो दोनों शब्दों में अंतर की पहचान किससे करवानी है? बालक से करवानी है। और जब बालक दोनों में अंतर पहचान जाए तब उसे जानकारी देनी कि इनमें से इस शब्द को इस रूप में लिखा जाना चाहिए। अर्थात अशुद्धि को ऐसा नहीं कि बालक ने कोई शब्द लिखा और हमने उस पर गुला लगा दिया या उस शब्द को काट दिया कि अशुद्ध है, ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले बालक ने जो शब्द अशुद्ध लिखा है उसका शुद्ध रूप यहां हाशिए में लिखना है। ठीक, बालक से इस शब्द की और इस शब्द की क्या करवानी है? तुलना। बालक दोनों शब्दों की तुलना करेगा और बालक से ही उन दोनों शब्दों में अंतर को चिन्हित करवाना। बालक ही पहचाने कि दोनों में अंतर क्या है। और जब बालक दोनों शब्दों का अंतर चिन्हित कर लेता है उसके बाद उसे बताना है कि इस शब्द को किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए। तब हम बालक को बताएंगे कि यहां जो बालक ने रूप लिखा है ये रूप ठीक नहीं है, इसका यह रूप सही है, इसे ऐसे लिखा जाना चाहिए। ये इसमें अशुद्धि संशोधन की प्रक्रिया रहती है। ठीक, इसका भी कभी कभी प्रश्न परीक्षा में किया जाता है। तो बालक को अशुद्धि हमें सीधी नहीं बतानी है, उस अशुद्धि का शुद्ध रूप लिखना है और बालक से उस शुद्ध रूप की अशुद्ध रूप से तुलना करवानी है। तुलना भी कौन करेगा? बालक करेगा। बालक ही दोनों में अंतर को पहचानेगा और अंतर को पहचानने के बाद बालक को जानकारी देनी है कि इसमें शुद्ध रूप कौन सा है और इसी प्रकार से लिखा जाना चाहिए। ठीक, तो ये तो बात हुई हमारे सुलेख की। अब दूसरी जो प्रक्रिया उसे कहा जाता है अनुलेख। अनुलेख का अर्थ है जैसा लिखा हुआ है उसके पीछे पीछे लिखना। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सामान्यतः बालक के पास जो अपनी अभ्यास पुस्तिका है या बालक के पास जो स्लेट है, पाटी जो बालक लाया आप, तो बालक की स्लेट पर या उसकी अभ्यास पुस्तिका में कोई शब्द, वाक्य या वर्ण को हम छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में शिक्षक लिखकर उसे देते हैं। जैसे मान लीजिए हम बालक को एक वर्ण लिखकर देते हैं, इस प्रकार छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में। ठीक, अब बालक इन बिंदुओं को मिलाकर लिखने का अभ्यास करेगा। अर्थात ये जो बिंदु हमने दिए हैं बालक इसे मिलाएगा, इसी क्रम से मिलाएगा और लिखने का अभ्यास करेगा। ये काम ये बालक बार बार करेगा, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं बालक इसे घोटता रहेगा, लगातार उसी प्रक्रिया में अभ्यास करेगा। यह प्रक्रिया कहलाती है अनुलेख। जैसा लिखा हुआ है उसके अनुरूप लिखना। तो देखिए इस प्रक्रिया में शिक्षक कुछ वाक्य या शब्द अथवा वर्ण छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में लिखकर विद्यार्थी को देते हैं तथा विद्यार्थी उन बिंदुओं को मिलाकर लिखने का अभ्यास करते हैं। ये तो हमारी मूल प्रक्रिया थी। अब वर्तमान में इस अनुलेखन के लिए मुद्रित अभ्यास पुस्तिकाएं भी मिलती है, छपी हुई किताबें आएगी। अब उन पुस्तकों की क्या विशेषता होती है कि उन अभ्यास पुस्तिकाओं में
जिस शब्द का कोई शब्द, वर्ण या वाक्य आरंभ में गहरे अक्षरों में लिखा होता है, इस तरह से। ठीक, उसके बाद कुछ पंक्तियां छोटे छोटे इसी वर्ण की या शब्द की या वाक्य की छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में अंकित होती है, इस तरह से 2-3 पंक्तियां होगी। बालक इन बिंदुओं को मिलाएगा और लिखने का अभ्यास करेगा। कुछ पंक्तियां ऐसी होगी और अंत में कुछ पंक्तियां बिल्कुल रिक्त होती हैं, जिनमें कोई रूपरेखा बनी हुई नहीं होती। बालक अपने इस पूर्व के अभ्यास के आधार पर उस अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करता है। तो देखिए कि अनुलेख की अभ्यास पुस्तिकाएं भी होती हैं। इनमें प्रत्येक पृष्ठ में सबसे ऊपर मोटे और सुंदर अक्षरों में शब्द, वाक्य या वर्ण का मुद्रण होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका एक उदाहरण। ये पहली पंक्ति में वाक्य को गहरे अक्षरों में लिखा गया है। उसके बाद नीचे की आरंभिक पंक्तियों में बिंदुओं के माध्यम से रूपरेखा बनी होती है, जैसे ही रूपरेखा बनी हुई है, और उससे नीचे कुछ पंक्तियां खाली रहती है, जैसे ये पंक्तियां बिल्कुल रिक्त है। अब बालक क्या करेगा? सबसे पहले तो यह जो रूपरेखा है, इस रूपरेखा पर लिखने का अभ्यास करेगा, इस तरह से। और इस रूपरेखा का अभ्यास करने के बाद इन रिक्त पंक्तियों में स्वतंत्र रूप से लिखने का अभ्यास करता है। यह प्रक्रिया कहलाती है अनुलेख। अनुलेख से वास्तव में बालक में शब्दों के मोड़, उनकी मात्राओं के प्रारूप, मात्राओं के स्थान, मात्राओं के मोड़, इन सभी का अच्छा अभ्यास हो जाता है। तो यह प्रक्रिया कहलाती है अनुलेख। अब इस अनुलेख का ही एक और रूप है जिसे कहा जाता है प्रतिलेख। यद्यपि यह पूरी तरह से स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। प्रतिलेख का अर्थ होता है लेख के विपरीत लेख, लेख के जैसा लेख। प्रतिलेख यानी लेख के जैसा लेख। लेख के समान लेख, अर्थात जैसा लेख लिखा हुआ है ठीक वैसा वैसा उल्टा लिखना। तो ऐसी दशा में क्या करते हैं? शिक्षक बालक की अभ्यास पुस्तिका पर या श्याम पट पर कोई शब्द, वर्ण या वाक्य लिखते हैं और बालक उसे देखकर ठीक वैसा ही लिखे। अनुलेखन में हमने क्या किया था? बालक को रूपरेखा बना कर देते हैं। बालक पहले रूपरेखा से अभ्यास करता है और उसके बाद स्वतंत्र रूप से लिखता है, जबकि प्रतिलेख में बालक लिखा हुआ देखकर वैसा का वैसा लिखेगा। इसके लिए बालक की अभ्यास पुस्तिका में लिखा जा सकता है, बालक की पाठ्य पुस्तक में से उसे लिखने के लिए विषय वस्तु दी जा सकती है, बालक को श्याम पट पर कुछ विषय वस्तु लिखकर दी जाए और बालक उस विषय वस्तु को देखकर लिखने का अभ्यास करे। इसके लिए कोई तरीका अपनाया जा सकता है। तो देखिए, अध्यापक द्वारा श्याम पट पर लिखी वाक्यों के अभ्यास पुस्तिका में लिखना प्रतिलेख कहलाता है। सामान्य प्रक्रिया प्रतिलेख की यही होती है कि शिक्षक श्याम पट पर कुछ वाक्य, शब्द लिखेंगे और विद्यार्थी उसे देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का अभ्यास करेंगे। यह इसकी मूल प्रक्रिया रहती है। ठीक, अब इसमें कभी कभी थोड़ी सुविधा के लिए या कक्षा स्तर के अनुरूप बालक की पाठ्य पुस्तक में से कुछ भाग चिन्हित करवाया जाता है और बालक उसे देखकर लिख सकता है, या बालक की अपनी अभ्यास पुस्तिका में कुछ वाक्य या शब्द लिखे जा सकते हैं जिन्हें देखकर बालक लिखेगा। तो प्रतिलेख और अनुलेख में जो मूल अंतर है, अनुलेख में हम बालक को पहले रूपरेखा बना कर देते हैं, बालक पहले उस रूपरेखा का अभ्यास करता है और फिर लेखन करेगा, जबकि प्रतिलेखन में हम बालक को रूपरेखा नहीं देते, सीधी विषय वस्तु देते हैं। तो सरल शब्दों में कहें तो प्रतिलेख अनुलेख की ही
दूसरी प्रक्रिया है, लेकिन अनुलेखन का अभ्यास होने के बाद जो लेखन का अभ्यास करवाया जा रहा है वह प्रतिलेख है। ठीक है। अंत में आता है श्रुतलेख। यह भी बड़ी अद्भुत प्रक्रिया है। श्रुत लेखन का अर्थ है सुनकर लिखा जाने वाला लेख। अब इसमें शिक्षक बोलते हैं और विद्यार्थी उसे सुनकर लिखते हैं। श्रुतलेख की जो मूल प्रक्रिया है उसमें ध्यान रखें, भाषा की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है, सुंदर लिखावट महत्वपूर्ण नहीं है। सुंदर लिखावट नहीं होने का अर्थ है सुलेख के समान भले ही नहीं हो पर सुपाठ्य होना आवश्यक है। अब ये श्रुतलेख की प्रक्रिया कैसे करते हैं हम, इसके लिए जो सामान्य तरीका अपनाया जाना चाहिए वह इस प्रकार है कि बालकों को श्रुतलेख की विषय वस्तु पहले बताई जाए, भाई किस पाठ में से या किन पंक्तियों में से श्रुतलेख लिखवाया जाएगा। सामान्य अभ्यास करवाया जाता है ना? तो विशेषकर ताकि बालक पढ़कर आ सके। विषय वस्तु अर्थात जो श्रुत लेखन में जो काम में लिया जाएगी विषय वस्तु, की पूर्व में जानकारी दी जानी चाहिए। ठीक। इसके साथ ही श्रुत लेखन जो करवाया जा रहा है तो विषय वस्तु बालक से उतनी ही लिखवाई जाए जिसकी जांच एक कालांश में की जा सके। ऐसा नहीं हो इतना सारा श्रुत लिखवा दिया जाए कि उस कालांश में उसे जांच करना ही संभव नहीं हो। तो विषय वस्तु सीमित होनी चाहिए। सीमित अर्थात जिसकी जांच उसी कालांश में की जा सके जिस कालांश में श्रुत लेखन का अभ्यास करवाया जा रहा है। ठीक। अब श्रुत लेखन की विषय वस्तु एक बार बोल दी, बालकों ने लिख ली, उसके बाद अंत में पूरी विषय वस्तु को, पूरी सभी पंक्तियों को एक बार पुनः बोलना चाहिए। संपूर्ण विषय वस्तु को पुनः उच्चारित किया जाए। इससे क्या लाभ होगा कि बालक ने जो श्रुतलेख लिखा है एक बार वह उसकी जांच कर लेगा कि कोई विषय वस्तु शेष तो नहीं रह गई है, सारी की सारी विषय वस्तु लिख दी गई है। और इसके बाद फिर इस श्रुतलेख की जांच और साथ ही अशुद्धि संशोधन, और अशुद्धि संशोधन की प्रक्रिया हमने अभी बात की। किस प्रकार करेंगे कि उस शब्द को चिन्हित करेंगे, शब्द को चिन्हित करने के बाद उसका शुद्ध रूप लिखेंगे। बालक द्वारा लिखे गए शब्द और शुद्ध रूप दोनों की तुलना करवाएंगे और बालक से ही दोनों शब्दों में अंतर की पहचान करवाई जाएगी। उसके बाद उसे बताया जाएगा कि दोनों में से कौन सा रूप शुद्ध है, दोनों में से किस रूप का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक, यह प्रक्रिया होगी हमारे श्रुतलेख की। ठीक, तो यह तो हुआ हमारे लेखन का सामान्य परिचय। कल की कक्षा में हम बात करेंगे लेखन कौशल शिक्षण की विधियां, लेखन कौशल विकसित करने की विधियां, साथ ही उच्चारण और वर्तनी में संबंध और लेखन कौशल से जुड़ी हुई कुछ अन्य
प्रक्रियाओं के बारे में। तब तक इस विषय वस्तु को ठीक से पढ़ें, इसकी व्यवस्थित अपनी अध्ययन सामग्री बनाएं और इससे पूर्व के जो कौशल थे उनका दोहरान करें, इनसे संबंधित प्रश्न जो मिलते हैं उनका अभ्यास करें। ठीक है, और शेष चर्चा के लिए हम कल मिलते हैं।